डॉक्टर करमवीर सिंह, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम इस ऑनलाइन कक्षा में बीए द्वितीय वर्ष का पेपर प्रथम प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम्स का अध्ययन करेंगे। इसमें जो आपका टॉपिक है, जो पिछली ऑनलाइन कक्षा में मैंने आपको बताया था कि अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में चर्चा करेंगे या इस विषय पर आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, ठीक है ना, यानी कि शक्तियों का बंटवारा, पृथक्करण। एक विद्वान है वहाँ मेडिसन, इसके जो इन्होंने बताई उससे स्पष्ट हो जाएगा। आप सभी को मालूम होगा कि सरकार के 3 अंग होते हैं, एक व्यवस्थापिका, एक कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनमें जो सारी शक्तियों का एक ही हाथों में एकत्रित होना, चाहे वो एक व्यक्ति हो या थोड़े हो या अधिक, और चाहे वंशानुगत हो, स्वतः नियुक्त हो या निर्वाचित हो, अत्याचारी शासन की उपयुक्त परिभाषा कही जा सकती है, ठीक है ना। तो ये मेडिसन विद्वान है, अपने वक्तव्य में ये बातें बताई कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये हैं, इनको मतलब एक व्यक्ति या थोड़े या अधिक या वंशानुगत, चाहे निर्वाचित हो या नियुक्त किए गए हो, एक ही व्यक्ति को किसी को भी शक्तियां नहीं दी जा सकती, अर्थात शक्तियों का पृथक्करण। तो अब सवाल ये उठा कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है या इसका क्या अर्थ है। मीनिंग ऑफ द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इस विषय में आप कह सकते हैं कि जो मैंने अभी बताए थे, सरकार के जो 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सरकार के इन तीनों अंगों का पारस्परिक संबंध कैसा होना चाहिए, ये क्वेश्चन राजनीति विज्ञान में अत्यंत विवाद का विषय रहा है, आप सभी को मालूम होगा। और इस संबंध में समय समय पर जिन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया, उनमें जो मोंटेस्क्यू नामक विद्वान है, उन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। और वो सिद्धांत कौन सा है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, जो सबसे अधिक प्रमुख है। तो क्या हुआ शक्ति पृथक्करण सिद्धांत? कि ये सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि निरंकुश शक्तियों के मिल जाने से व्यक्ति भ्रष्ट हो जाते हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादकों का ये विचार है कि व्यवस्थापिका का काम क्या होता है? कानून बनाए, या व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना होना चाहिए। कार्यपालिका का क्या होता? कि उन कानूनों को क्रियान्वित करे। और न्यायपालिका का क्या? कि उन कानूनों के अनुसार निर्णय करे। तो एक प्रकार से ये बट जाएंगे, पृथक्करण हो जाएगा, शक्तियों का बंटवारा हो जाएगा कि जो सरकार के तीनों अंग हैं, उन अंगों में वो तीनों ही अपना अलग अलग काम करें। जैसे व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना होना चाहिए, कार्यपालिका का उनको क्रियान्वित करे, और न्यायपालिका उन कानून को निर्णय करे। तो मोंटेस्क्यू ने इस बात पर विशेष बल दिया कि इसमें से प्रत्येक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होने चाहिए।
ये जो तीनों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये प्रत्येक अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होने चाहिए, उसे अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए और उसके द्वारा दूसरे अंग के कार्यों को प्रभावित करने या उस पर नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा भी नहीं की जानी चाहिए। तो मोंटेस्क्यू के शब्दों में ये स्पष्ट हुआ कि यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियां एक ही हाथों में केंद्रित हो जाएं तो कोई स्वतंत्रता नहीं रह सकती। तो इसी तरह यदि न्याय संबंधी शक्तियों को व्यवस्थापिका या कार्यपालिका शक्ति से पृथक नहीं किया जाता तो भी स्वतंत्रता संभव नहीं होती। और यदि एक ही व्यक्ति या समुदाय तीनों काम करने लगे तो स्वतंत्रता बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगी और राज अपनी मनमानी करने लगेगा। तो इस आधार पर कहने का तात्पर्य होगा, तो इसीलिए अमेरिका में एक प्रकार से शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया, जिसका तात्पर्य हुआ कि सरकार के जो तीनों अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रहकर अलग अपना कार्य करे कि व्यवस्थापिका कानून बनाए, कार्यपालिका उन कानूनों को क्रियान्वित करे और न्यायपालिका कानूनों के अनुसार निर्णय करे। तो ये तो हुआ शक्ति पृथक्करण का अर्थ, मीनिंग ऑफ द थ्योरी ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर। अब सवाल ये उठा कि मैंने अभी आपको बताया अपन जो अध्ययन कर रहे हैं अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन कर रहे हैं, तो अमेरिका और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, उसमें क्या है कि द यूएसए एंड द थ्योरी ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर। तो राजनीतिक प्रणाली में अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषता जो अपन ने अध्ययन किया था, उसकी ये प्रमुख विशेषता आपको मैंने बताई थी कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत तथा नियंत्रण व संतुलन की प्रणाली है। और प्रोफेसर आग है, उन्होंने बताया कि अमेरिकी सरकार की, जिसमें राष्ट्रीय, राज्यों की और स्थानीय सरकार शामिल है, कोई और विशेषता इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है, जिसके साथ नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था सावधानी से शामिल की गई है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, जितना शक्ति पृथक्करण सिद्धांत अमेरिका में है उतना ही एक तरीके से उस पर नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी उसमें की गई है। तो अमेरिका के संविधान निर्माता जो हैं, जैसे नाम मैंने आप बताऊं, जॉन लॉक के उस राजनीतिक दर्शन से अत्यधिक प्रभावित है जिसका सार है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता व उसकी सर्वोच्चता है। जेम्स बेक ने कहा कि अमेरिकी संविधान के निर्माता प्रशासन की शक्ति के प्रति अत्यधिक ईर्ष्यावान थे। उनका विश्वास था कि जितनी अधिक यह शक्ति होती है उतना ही अधिक उसके दुरुपयोग का भय भी होता है। तो अमेरिका के प्रसिद्ध संविधान निर्माता, जिसमें नाम लिया जा सकता है जेम्स मैडिसन, उन्होंने अपना मत दिया कि व्यवस्थापन यानी कि व्यवस्थापिका, कार्यपालन यानी कि कार्यपालिका व न्याय संबंधी कार्य यानी कि न्यायपालिका, सब प्रकार की शक्तियों का एकत्रीकरण की अत्याचार की उचित परिभाषा कही जा सकती है। तो ऐसी दशा में यह स्वाभाविक था कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने एक निश्चय किया कि शासन के जो तीनों अंग हैं वो तीनों अंग अलग अलग कार्य करें, जिससे शक्ति का अत्यधिक एकत्रीकरण न हो तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात भी न हो पाए। तो उन्होंने सरकार के इन तीनों अंगों को, विशेषता कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को, एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र रखा। अमेरिकी संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई कि सरकार के तीनों अंग अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से अपना अपना कार्य करें और एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप भी न करें। तो व्यवस्थापिका कानून बनाए, कार्यपालिका उन्हें कार्यान्वित करे और न्यायपालिका ये देखे कि संविधान के विरुद्ध कोई कार्य तो नहीं किया जा रहा है। तो अतः अमेरिकी संविधान के प्रथम अनुच्छेद में, यानी कि जो 3 अनुच्छेद हैं, उनमें इन तीनों बातों की स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है। कार्यपालिका की प्रथम में, व्यवस्थापिका की प्रथम में, कार्यपालिका की द्वितीय की और न्यायपालिका के तीसरे में। ये क्या कहा गया है कि प्रथम अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि संविधान में प्रदान की गई व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां एक कांग्रेस में निहित होंगी, ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 2 में यह बात कही गई कि कार्यपालिका शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राष्ट्रपति में निहित होंगी। और तीसरे अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि न्याय संबंधी शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उसके उन नीचे न्यायालयों में निहित होगी जिन्हें कांग्रेस समय समय पर
प्रतिष्ठित व स्थापित करेगी या करती है या करे। तो इस प्रकार ये जो तीनों अनुच्छेद हैं, इन 3 अनुच्छेदों में की गई व्यवस्था के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से मोंटेस्क्यू द्वारा जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, अमेरिकी संविधान में उसको स्थान दिया गया है और संविधान के संरक्षक के रूप में देश का सर्वोच्च न्यायालय सदा इसके लिए प्रयत्नशील रहा है कि इसकी मान्यता बनी रहे। तो सर्वोच्च न्यायालय ने किलबॉर्न बनाम थॉम्पसन के मामले में शक्ति पृथक्करण के बारे में ये कहा, जो मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका की लिखित संवैधानिक कानून की व्यवस्था का एक प्रमुख गुण माना जाता है कि राज्यों की या राष्ट्र की सरकारों को प्रदान की गई सारी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के नाम 3 महान विभागों में बटी हुई हैं। इस व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन के लिए ये अनिवार्य है कि किसी भी विभाग के अधिकारी किसी अन्य विभाग के अधिकारियों के अधिकारों पर आघात नहीं करेंगे, वरना अपने ही द्वारा निर्मित कानून के द्वारा प्रत्येक अपने अपने विभाग एक सीमित रहेगा और दूसरे किसी पर आघात नहीं करेंगे। तो इससे स्पष्ट हो गया कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत अमेरिका में किस प्रकार से कार्य करता है। अब जो नेक्स्ट इसको आगे अपन बढ़ाएंगे, आगे इसका अध्ययन करेंगे, ये व्यवहार में शक्ति पृथक्करण अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर इन प्रैक्टिस, यानी कि व्यवहार में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किस प्रकार से वहाँ प्रचलित है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ अमेरिका के संविधान में नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली, यानी कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन किस प्रकार से बना रहता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और साथ ही कांग्रेस की शक्तियों को नियंत्रण करने की जो व्यवस्था है, राष्ट्रपति को नियंत्रण करने की व्यवस्था है, और इसके साथ साथ जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको भी नियंत्रण करने की जो व्यवस्था है, इसके बारे में जो कल आपकी ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें अध्ययन करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।